संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने महाकाव्य का उद्गम और विकास, खंड काव्य का, पद्य काव्य का देखा है और गद्य काव्य का देखा है। उसी में आज हमारा अगला टॉपिक है नाट्य काव्य। हम लोगों ने संस्कृत वाङ्मय देखा था, जो पहले प्रश्न में था। संस्कृत साहित्य के इतिहास में संस्कृत वाङ्मय के हमारे जो भेद हुए थे, उस भेद में हम लोगों ने जो लौकिक संस्कृत के दो भेद पढ़े थे, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य के अंतर्गत हम लोगों ने श्रव्य काव्य में पद्य काव्य और गद्य काव्य का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग दृश्य काव्य का अध्ययन कर रहे हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत हम लोगों का आता है रूपक। दृश्य काव्य को एक बार फिर हम लोग यहाँ रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? नोट करते जाइएगा साथ के साथ। दृश्य काव्य में हम लोगों ने देखा था रूपक के 10 भेद और उपरूपक। उपरूपक के हैं 18 भेद, ठीक है? तो हमारा इसके अंतर्गत है दृश्य काव्य में रूपक को हम लोग देखेंगे। हम लोग जैसा कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है कि पद्य काव्य, महाकाव्य, नाटक, है ना? आप लोग सिलेबस देखेंगे तो हमारे प्रश्न है उसमें नाटक का हमको अध्ययन करना है। तो नाटक हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है? नाटक हमारा आ रहा है रूपक के अंतर्गत, ठीक है? क्योंकि रूपक के 10 भेद हैं। पहला है नाटक। पहला ही भेद क्या है इसका? नाटक। आप लोग पिछले नोट्स देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि रूपक के 10 भेदों में से पहला भेद क्या है? नाटक है। तो इसी नाटक का आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि ये जो नाटक है इसका उद्भव कैसे हुआ, कहाँ से इसका विकास है, कहाँ से हम लोगों को इसके बारे में पता चलता है। तो पहले तो दृश्य काव्य का हमको पता है कि दृश्य काव्य क्या है, जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। मेन है दृश्य, मतलब जिसको हम देख भी सकते हैं। तो नाटक के अंतर्गत वो ग्रंथ आएंगे जिनको हम लोग देख सकते हैं, देख करके जिनका हम लोग रसास्वादन कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद हम लोग अगर देखते हैं आगे कि नाटक का उद्भव कैसे हुआ। जैसे हम लोग देख रहे थे कि पद्य काव्य का उद्भव कैसे, कहाँ से हम लोग को मिला कि ये पद्य काव्य है ना? गद्य काव्य का उद्भव कैसे हुआ। ऐसे ही हम लोग को देखना है कि अब नाटक का उद्भव कैसे हुआ। संस्कृत नाट्य साहित्य का हमको प्रारंभ कहाँ से पता चलता है कि कहाँ से इसका प्रारंभ है। तो आज हम लोग देखते हैं कि संस्कृत नाट्य साहित्य का प्रारंभ कैसे है। तो संस्कृत नाट्य साहित्य का प्रारंभ भी माना जाता है कि वेदों से ही है। हमने उधर देखा था, अगर हम लोग पिछला सब देखते हैं तो गद्य काव्य, पद्य काव्य, सबका हमको आरंभ कहाँ से मिल रहा है? वेदों से मिल रहा है। क्योंकि हम लोग का संस्कृत का आरंभ ही क्या है? वेद है। तो हम जब वेद का अध्ययन करते हैं तो हमको सब कहीं ना कहीं अंश रूप में, किसी न किसी रूप में थोड़ा थोड़ा सबका अंश मिलता है। तो नाटक का भी हम लोगों को कहाँ मिलता है? वेदों में ही अंश मिलता है। तो कहते हैं कि कहाँ वेदों में मिलता है? तो वेदों के जो सूक्त हैं उनमें जो सोम विक्रय होता था, इनके जो सूक्त थे वेदों के सूक्त, उसमें जो सूक्तों में सोम विक्रय की जो व्याख्या आती है, सोम विक्रय का जो वर्णन आता है, सोम विक्रय में सोम विक्रय का जो वर्णन आता है वो हमें किस रूप में मिलता है? अभिनय के रूप में मिलता है। जो सूक्तों में सोम विक्रय का वर्णन है वो कैसा मिलता है? अभिनय के रूप में मिलता है। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा नाट्य था ये कहाँ था? वेद में ही था, है ना? वेद से ही। सोम विक्रय वर्णन, सोम कहते थे अमृत को, उसका जो विक्रय किए थे तो वो लोग अभिनय करके उसको बेचते थे। क्योंकि उस समय अमृत का पान किया कराया जाता था। वेदों के समय बड़ा अमृत का वो था,
तो वो जो सोम विक्रय का सूक्तों में वर्णन मिलता है, तो वो जो सोम विक्रय का वर्णन हो रहा है उसमें, वो किसके द्वारा हो रहा है? अभिनय के द्वारा। तो ये अभिनय से ही क्या पता चल रहा है कि ये क्या है? नाटक है, क्योंकि नाटक का ही, हाँ, नाटक की पहचान ही है क्या? कि जिसका हम अभिनय कर सके, देख सके जिसको ना। नाटक क्या होता है? अभिनय होता है, जिसका हम लोग अभिनय कर सकते हैं और जिसको हम देख सकते। तो देखेंगे कैसे? हम अभिनय करके ही देखेंगे। जब उसका हम अभिनय करेंगे तभी हम उसको देख सकते हैं। तो सूक्तों का जो सोम विक्रय का वर्णन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है? अभिनय हो रहा है। हाँ, अभिनय के माध्यम से हो रहा है। तो वो क्या हो गया हमारा? कि वेदों से ही क्या पता चल रहा है कि नाटक का आरंभ मिल रहा है। हाँ, उद्भव हुआ है। नाटक का उद्भव भी वेद से ही हुआ है। फिर उसके बाद और भी प्रमाण मिलते हैं वेद के। तो उसमें फिर यजुर्वेद का आता है कि यजुर्वेद में जो है एक शब्द प्रयोग हुआ है यजुर्वेद में, शैलूष करके। शैलूष शब्द आता है यजुर्वेद में, जिसका मीनिंग होता है अभिनेता। तो विद्वानों का ऐसा मानना है, संस्कृत विद्वानों का, कि जो वेदों में ही क्या हो गया था, ये जो नाट्य है, साहित्य है, नाटक का जो है अंश वेद में ही आरंभ, हाँ, आरंभ में ही था। तो इस शैलूष शब्द का जो मीनिंग विद्वानों ने बताया है, वो बताया है अभिनेता। यानी कि यजुर्वेद में भी हमको ये प्रमाण मिलता है कि उस समय नाटक होता था, अभिनय होता था। तो नाटक का प्रारंभ हम लोग का वेद से ही प्रमाण रूप में हमको प्राप्त होता है। फिर इसके बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब हम आगे के युग में चलते हैं, तो और भी फिर हम देखते हैं कि कुछ वेदों में क्या है कि संगीत में उसका मिलता है वर्णन, कि संगीत के रूप में मंत्रों का प्रयोग होता था। तो संगीत का भी अभिनय होता था। तो आगे के युग में, वैदिक युग में, इसको भी उन्होंने प्रमाण माना कि जो नाटक था वो वेद में था, वेद में प्रारंभ रूप में था। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे, देखते हैं तो रामायण महाभारत में भी कहते हैं कि रामायण और महाभारत, इसमें भी अभिनय के, नाटक के प्रमाण मिलते हैं। कहते हैं कि उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे प्रयोग हुए, जैसे रंगशाला। इनमें जो शब्द प्रयोग हुए हैं, रंगशाला, ये सब नाटक के शब्द हैं, नाट्य में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। रंगशाला, नट आदि शब्दों का प्रयोग किसमें मिलता है? रामायण महाभारत में मिलता है। तो इनके आधार पर विद्वानों ने बोला कि वेद के बाद रामायण महाभारत में भी क्या था? नाटक का प्रभाव था। उसमें भी नाटक हम लोगों को देखने को मिलता था। तो महाभारत के विराट पर्व में ऐसा मिलता है। फिर रामायण में बहुत सारे शब्द प्रयोग होते हैं, महाभारत के विराट पर्व में ये शब्द मिलते हैं, रंगशाला, नट आदि। नोट करते जाइएगा, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं कई बार कि कहाँ से उद्भव हुआ नाटक का। वैदिक में, वेदों के बाद किससे हुआ? तो रामायण महाभारत से हुआ। हाँ, ये सब प्रश्न बीच में से बनते हैं। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि ये रंगशाला और नट किससे संबंधित है? तो ये नाटक से संबंधित है। फिर रामायण में भी क्या है, कुछ शब्द प्रयोग हुए, जैसे नट, रामायण में भी यही कुछ शब्द आए थे। नट प्रयोग किया, नाटक प्रयोग किया, रंग प्रयोग किया। इस तरह से रामायण और महाभारत के अध्ययन से भी क्या पता चलता है कि उसमें भी क्या था? नाटक का हाँ, प्रभाव था, उसमें भी नाटक देखने को मिलते थे।
तो इस प्रकार से उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं तो फिर हमारे ये सब आ जाते हैं, कालिदास के फिर नाटक आ जाते हैं आगे के, जो लौकिक हम लोग अभी पढ़ते हैं। ये रामायण महाभारत के बाद ही, क्योंकि फिर रामायण महाभारत हमारे क्या बन गए थे, उपजीव्य काव्य बन गए थे। इनके आधार पर, हाँ फिर हाँ, सारे कवियों ने इनके आधार पे फिर आगे के नाटकों की रचनाएं शुरू की थी। तो आगे हम लोग आज कुछ प्रमुख नाटकों के कुछ एक दृष्टि, मतलब पूरा विस्तार से नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ नाटकों के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा शॉर्ट नोट बनाएंगे। उसके बाद जब हम इनका विस्तार से जो जो हमारे नाटक सिलेबस में लगे हैं उनको हम लोग विस्तार से उस कक्षा में देखेंगे। तो नाट्य काव्य की एक दृष्टि में आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख नाटक हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है भास का स्वप्नवास दत्तम। नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये सब एक बार बुक का नाम यहाँ पे भी बता दे रही हूँ, फिर दोबारा रिवीजन करेंगे, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर ये बुकों के नाम भी याद हो जाएंगे, क्योंकि 2-3 बार पढ़ लेने से क्या होते हैं, फिर ये ग्रंथों के नाम याद हो जाते हैं। तो अपना वास दत्तम है, इसके रचनाकार हैं आपके महाकवि भास। ये विधा क्या हो गई आपकी, नाटक। हाँ, विधा नाटक। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रंथों की विधा जरूर पूछता है कि किस विधा का ग्रंथ है ना, किस विधा का ग्रंथ है, पद्य काव्य है कि खंड काव्य है कि नाट्य काव्य है, नाटक है। तो ये क्या है, हमारा नाटक है। फिर है इसमें अंक कितने हैं, तो स्वप्नवास दत्तम में अंकों की संख्या है 6। स्वप्नवास दत्तम में अंकों की संख्या है 6। रस है इसमें श्रृंगार रस, ठीक। महाकवि भास इसके रचनाकार हो गए, विधा हो गया नाटक, अंक हो गए 6, रस हो गया श्रृंगार रस। फिर आ जाता है इसका उपजीव्य काव्य। हालांकि बहुत सारे नाटक हमारे रामायण महाभारत पर आधारित हैं, लेकिन बहुत सारे नाटक ऐसे भी हैं जो कि क्या है, सिर्फ इतिहास प्रसिद्ध है, अर्थात कोई न कोई ऐतिहासिक घटना पर आधारित है या किसी राजा की कहानी है, ठीक है। तो इसका उपजीव्य काव्य कोई नहीं है, ये इतिहास प्रसिद्ध घटना है स्वप्नवास दत्तम की, ठीक है। ये इतिहास के एक राजा की कहानी है, तो इसमें ये कोई इसका उपजीव्य काव्य का नाम नहीं आता, क्योंकि ये इतिहास प्रसिद्ध कहानी है। फिर आ जाते हैं कुछ इसके पात्रों को देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से, हाँ, पात्र कौन कौन से हैं। एक बार यहाँ नाम देख लेंगे, फिर इन पात्रों का डिटेल हम लोगों के अगर कोर्स में लगा है स्वप्नवास दत्तम, तो हम उनका फिर पूरा चरित्र चित्रण भी देखेंगे। तो हमारे यहाँ पे पात्र इसमें आ जाते हैं उदयन, वासव दत्ता, पद्मावती, योगंधरायण, वसुंधरा, रुमण्यवान। ये नाम एक बार सुन लेंगे, दोबारा हम लोग देखेंगे तो फिर इनका चरित्र चित्रण देखेंगे। रुमण्यवान, अवंतिका आदि, ठीक। ये उदयन और वासवदत्ता की कहानी है स्वप्न वासदत्तम। और इसमें विशेष क्या है,
कि नांदी की योजना का अभाव है। लिख लिए, सभी नोट कर लीजिए। अगला ग्रंथ है हमारा इसमें नाटक में मृच्छकटिकम। इसका अध्ययन मोस्टली सभी बच्चों ने किया होगा। अगला ग्रंथ है मृच्छकटिकम, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा। मृच्छकटिकम रूपक का नाटक नहीं है, ये क्या है? ये रचनाकार है शूद्रक। और इसकी विधा क्या है? अब ये नाट्य साहित्य तो है ये, लेकिन विधा में ये प्रकरण ग्रंथ है। हमने नाटक के जो 10 भेद लिखाए थे, उसमें नाटक के बाद प्रकरण, रूपक के 10 भेद है ना? रूपक के 10 भेद है। रूपक, ये रूपक था, पहला नाटक है इसमें। दूसरा है प्रकरण, हाँ। फिर तीसरा था भाण, डिम्ब, व्यायोग, ईहा, मृग। इस प्रकार से हमारी ये 10 भेद थे रूपक के। तो इसमें से जो दूसरा भेद है नाटक के अंदर ही, दृश्य काव्य में ही है, नाट्य साहित्य में ही है, लेकिन नाटक ना कह के विधा इसकी क्या है? प्रकरण है। तो मृच्छकटि क्या हो गया आपका? नाटक ना होकर के प्रकरण विधा का ग्रंथ है। ठीक है। फिर है इसके रचनाकार तो हो गए शूद्रक, ठीक है। विधा हो गया प्रकरण ग्रंथ। इसमें अंक की संख्या है 10। इसमें अंकों की संख्या है 10। और फिर है इसमें आपका रस, रस भी है इसमें, श्रृंगार रस। नोट करते जाइएगा सभी। इसमें भी क्या है? श्रृंगार रस है। और इसकी भी जो उपजीव्य है, उपजीव्य काव्य जो है, यानी किस आधार पे लिखा है, तो ये भी कहा जाता है कि ये भी इतिहास प्रसिद्ध घटना है। इतिहास प्रसिद्ध है और कवि कल्पित है। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये कवि कल्पित है,